हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको मालूम है कि मैं इस समय राग दरबारी के ऊपर तमाम क्वेश्चंस की वीडियोज़ बना रहा हूं। इस संबंध में मैंने राग दरबारी पर कई कक्षाएँ ले चुका हूं और वो आप तक पहुंच चुकी होंगी और उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें पढ़ रहे होंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो राग दरबारी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर BA द्वितीय वर्ष के सिलेबस में है और लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ MA सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी है। तो ये दोनों पाठ्यक्रमों में है। तो राग दरबारी पर मैं इस समय काम कर रहा हूँ और आज मैं राग दरबारी के जिस क्वेश्चन पर आपसे बातचीत करूँगा वो है कि राग दरबारी में स्वातंत्र्योत्तर भारत के यथार्थ को किस प्रकार से श्रीलाल शुक्ल जी ने चित्रित किया है। यानी हम इस क्वेश्चन में ये चर्चा करेंगे कि आज़ादी मिलने के बाद भारत की जो रियलिटी रही है उस रियलिटी को, इस देश की रियलिटी को श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किस किस माध्यम से चित्रित किया है। वे कौन कौन से तथ्य उन्होंने दिए हैं जिनके माध्यम से मालूम चलता है कि आज़ादी के बाद के देश की जो रियलिटी है वो खुल करके हमारे सामने आती है। तो ज़रा पहले इस पर एक ओवरव्यू करते हैं। पढ़ने पढ़ाने का अंदाज वही रहेगा। मैं यहाँ से कुछ आपको नोट्स दूंगा, आप चाहें तो उसे लिखें और चाहें तो ना लिखें उसे। आप 2-4 बार सुनेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ज़रा पहले एक ओवरव्यू करते हैं। अभी मैं लिखा नहीं रहा हूँ, अभी मैं आपसे कुछ एक मोटी मोटी बातचीत कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हुआ क्या कि एक वो दिन था 15 अगस्त 1947। मैं इसी क्वेश्चन के संबंध में बात कर रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिल गई? आज़ादी मिल गई। और ये आज़ादी भारत की बहुसंख्यक जनता के कठोर संघर्ष की एक महानतम उपलब्धि कही जाती है। 15 अगस्त 1947 को जो मिली आज़ादी है, क्या कही जाती है? ये कही जाती है भारतीय जनता के कठोर संघर्ष की एक महानतम उपलब्धि। जनता ने अपने जातीय भेदभाव, सांप्रदायिक भेदभाव और धार्मिक भेदभाव को भुला करके आज़ादी प्राप्ति हेतु जिस एकजुटता का परिचय दिया वह सच में अपने आप में बेमिसाल थी। बड़े उत्साह और बड़े मनोयोग के साथ आज़ादी मिलने के बाद भारत के संविधान को निर्मित किया गया और प्रथम आम चुनाव के बाद प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के साथ केंद्र में संसद भी क्या आ गई? अस्तित्व में आ गई। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से देश की आम जनता में पनप रही खुशहाली की उम्मीदें और ज़्यादा बलवती हो गईं। जमींदारी उन्मूलन के माध्यम से खेतों पर काबिज काश्तकारों को जमीन दे दी गई और संविधान की भूमिका में प्रस्तावित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत बहुत से प्रदेशों में ग्राम पंचायत व्यवस्था भी कायम हुई। इससे क्या हुआ कि एक आशा और विश्वास का वातावरण समूचे देश में व्याप्त हो गया। पहले प्रधानमंत्री हमारे बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और नेहरू जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक नई छवि बनी। और क्या हुआ? हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सुरक्षा समझौता, आर्थिक संबंध, गुटनिरपेक्षता की नीति, अपनी इन नीतियों के माध्यम से नेहरू जी ने भारत को विश्व के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किया और उपस्थित किया। लेकिन सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना आवश्यक है। ये था सिक्के का एक पहलू जिस पर अभी मैंने बात की। भारत की आज़ादी के सिक्के के दो पहलू हैं। एक पर हमने बात कर ली है, अब दूसरी पर बात करते हैं। दूसरा सिक्का क्या है? दूसरा सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो सिक्के के पहले पहलू से कुछ ज़्यादा खराब है, बहुत गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हुआ कि 1947 की स्वाधीनता के बाद भारत की जो स्वाधीन सरकार बनी उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था की आड़ में देश के विकास के लिए जो पूंजीवादी रास्ता अपनाया उससे देश की आम जनता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के जनता की बदहाली बढ़ती गई। भारतीय अर्थतंत्र पर अंग्रेजों तथा उनके सामंती
तथा उनके जो इजारेदार थे उनके सहायकों के प्रभुत्व को समाप्त किए बिना देश की जनता का आर्थिक विकास सिर्फ एक दिवा स्वप्न मात्र सिद्ध हुआ। जिसके लिए दुष्यंत कुमार कहते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो ये तय हो रहा था कि क्या करें, हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलाम हैं, हम चिल्ला रहे थे। इस गुलामी की वजह से कोई विकास का कार्यक्रम नहीं चल पा रहा है, हम अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं, और जैसी आज़ादी मिलेगी हम हर घर में खुशहाली के दीपक जलाएंगे। लेकिन हुआ क्या? सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में दुष्यंत कुमार ने ये बात बहुत सटीक व्यंग किया है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। या जब दुष्यंत कुमार आगे कहते हैं, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो क्यों कहना पड़ा दुष्यंत कुमार को ये सारी चीज़ें? और दुष्यंत कुमार जब ये कह रहे थे तो आप जानते हैं कि उनके ऊपर तमाम प्रकार की कठोर कार्रवाइयाँ भी की गई भारतीय सरकार द्वारा, और उस कार्यवाही के संदर्भ में भी दुष्यंत कुमार चुप नहीं रहे। और इसी में आगे कहते हैं, इस गज़ल में आगे कहते हैं कि तेरा निज़ाम है सिल्दे ज़बान शायर की, तेरा निज़ाम है सिल्दे ज़बान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस सफ़र के लिए, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, सफ़र के लिए नहीं, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। और जो मेरे क्या बोलते हैं इसका, टेलीग्राम चैनल है, उसमें जो मैंने पंक्ति लिखी है कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, वो दुष्यंत कुमार जी की ही लिखी हुई है। तो आज़ादी मिलने के बाद इसके जो सिक्के का जो दूसरा पहलू था वो गड़बड़ चल रहा था। तो ये सिर्फ एक दिवा स्वप्न मात्र सिद्ध हुआ। इसके चलते देश की जनता की आर्थिक उन्नति तो दूर, अवनति को रोकने का संघर्ष और अधिक कठिन हो गया कि हम कहीं और गर्त में ना चले जाएं। शासन सत्ता समाज से जनता के एक बहुत बड़े समुदाय से कटकर अत्यंत सीमित वर्ग के हाथों में केंद्रित हो जाती है। सेना हो, पुलिस हो, नौकरशाही हो, न्याय व्यवस्था हो आदि के रूप में राज सत्ता पूंजीवादी व्यवस्था का अंग बन गई, और भारत जैसे धर्म बहुल देश में धर्मनिरपेक्षता की नीति समाज निरपेक्षता के रूप में प्रतिफलित होने लगी। फिर हुआ क्या? रिजल्ट क्या हुआ कि समाज सुधार संबंधी सारे कार्य अधूरे रह गए। समाज की विघटनकारी शक्तियों को खुलकर खेलने की छूट मिली। स्थान स्थान पर जातीय और सांप्रदायिक दंगे हुए, मनमानी लूट खसोट शुरू हो गई। संप्रदायवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, ये सब इतना ज़्यादा, इनको इतना बढ़ावा मिला कि इस आपाधापी और मनमानी का जो सर्वाधिक शिकार हुआ वो कौन हुआ? वो मध्य वर्ग हुआ, वो अनपढ़ वर्ग हुआ, वो अनपढ़ क्षेत्र हुआ, और खास करके वो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र। भारत का ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज़्यादा पिसा। पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायत व्यवस्था, जमींदारी उन्मूलन, भूदान आंदोलन के लाभ से साधारण किसान जनता वंचित रही। हालांकि योजनाएं ये बहुत चलाई गईं, लेकिन ये योजनाएं मैंने पहले बताया आपको कि कुछ सीमित वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गईं, और ये विकास का ये जो नज़रिया था, विकास का ये जो मॉडल था, वो ग्रामीण जनता तक और आम जनता तक नहीं पहुंच सका। तो इन सब चीज़ों को देख करके श्रीलाल शुक्ल बहुत आहत हुए। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप बड़े बड़े मंत्रालयों में रहे, आप वित्त मंत्रालय में रहे, आप सहकारिता मंत्रालय में रहे, आप स्वास्थ्य मंत्रालय में बड़े बड़े पदों पर रहे। वित्त, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्रालयों में श्रीलाल शुक्ल जी के रहते हुए उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, उन्होंने जो गहन अनुभव किया कि किस प्रकार से आपाधापी, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, अन्याय और आतंक का वातावरण बना हुआ है, हर जगह गड़बड़ झाला चल रहा है। तो इस गड़बड़ झाला को उन्होंने अपने राग दरबारी में चित्रित करने का एक बीड़ा उठाया। और सच मानिए, अगर आप राग दरबारी पढ़ लें तो आपको स्वातंत्र्योत्तर भारत के गांवों की, स्वातंत्र भारत के शहरों की, स्वातंत्र्योत्तर भारत के राजनीति, समाज, अर्थ, धर्म, संस्कृति,
हर एक चीज़ की पोल खोल देने वाला यह उपन्यास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पढ़िए और आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। राग दरबारी को, अगर आपको इस देश की असलियत को जानना है, हालांकि आप सब जानते हैं असलियत, लेकिन श्रीलाल शुक्ल के नज़रिए से ज़रा एक बार पढ़ करके देखिए, तब आपको मालूम चलेगा कि राग दरबारी स्वातंत्र्योत्तर भारत के यथार्थ को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। तो ये तो मैंने आपको एक लेक्चर टाइप का दिया ताकि आपके थोड़ा समझ में आए कि स्वातंत्र्योत्तर भारत, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद और आज़ादी के बाद के दो पहलू एक ही सिक्के के, इन सबको समझ लेने के बाद अब हम आते हैं अपने मूल क्वेश्चन पर और अब हम लिखना शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, राग दरबारी में हमको ये बताना है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत के यथार्थ को किस प्रकार से शुक्ल जी ने रूपायित किया है। तो सबसे पहले हम भूमिका या प्रस्तावना लिखेंगे, फिर कुछ शेडिंग्स में अपनी बात करेंगे और अंत में लिखेंगे निष्कर्ष, और इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए लिखेंगे हम। 1947 की स्वाधीनता के बाद, 1947 की स्वाधीनता के बाद उम्मीदों के उल्टे शासन सत्ता समाज से जनता के एक बहुत बड़े समुदाय से कटकर एक अत्यंत सीमित वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गई। शासन सत्ता समाज से जनता के एक बहुत बड़े समुदाय से कटकर एक अत्यंत सीमित वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गई, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन की मूल कारक शक्ति आम जनता उपेक्षित रह गई, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन की मूल कारक शक्ति आम जनता उपेक्षित रह गई। पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायत व्यवस्था, जमींदारी उन्मूलन आदि के लाभ से साधारण किसान जनता वंचित रही। सहकारी समितियों, विकास खंडों की स्थापना का लाभ प्रभावशाली संपन्न व्यक्तियों और नौकरशाही द्वारा उठाया गया। सहकारी समितियों, विकास खंडों की स्थापना का लाभ प्रभावशाली संपन्न व्यक्तियों और नौकरशाही द्वारा उठाया गया। प्रशासनिक स्तर पर वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्रालयों से संबद्ध प्रशासनिक स्तर पर वित्त, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्रालयों से संबद्ध श्रीलाल शुक्ल को स्वातंत्र्योत्तर सामाजिक राजनीति का गहन अनुभव हुआ। श्रीलाल शुक्ल को स्वातंत्र्योत्तर सामाजिक राजनीति का गहन अनुभव हुआ, जिसे उन्होंने अपने उपन्यास राग दरबारी में निम्नलिखित रूप में भारत के उस यथार्थ को बड़ी कलात्मकता से समाविष्ट किया है। ये थी हमारी भूमिका या प्रस्तावना। अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो यह क्वेश्चन आप पूरा लिखेंगे, स्पीड अच्छी ना हो तो जाहिर सी बात है कि प्रस्तावना में अगर मैंने 10 लाइन लिखवाई है तो उसे आप 5 कर देंगे या 4 कर देंगे या 6 कर देंगे। मैं एक स्टैंडर्ड स्पीड के हिसाब से क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ।
लेकिन अगर आपकी स्पीड कम हो तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर मैं 2 उदाहरण लिखवाऊंगा तो एक आप छोड़ दीजिएगा, एक लिखिएगा। ये मैं कई प्रश्नों में आपसे, ये कई वीडियोज़ में आपसे मैं बात कर चुका हूँ। अब आप पहली हेडिंग डालेंगे राजनैतिक क्षेत्र। राजनैतिक क्षेत्र का यथार्थ। राजनैतिक क्षेत्र का यथार्थ। अब इसमें लिखेंगे राग दरबारी उपन्यास में घटित घटनाओं, राग दरबारी उपन्यास में घटित घटनाओं, पात्रों के मनोभावों और उनकी चारित्रिक विशेषताओं की पुष्टि के लिए कुछ राजनीतिक तथ्यों का संकेत इस प्रकार हुआ है कि तत्कालीन राजनीति पर श्रीलाल शुक्ल का कटाक्ष उजागर हो जाता है। तत्कालीन राजनीति पर श्रीलाल शुक्ल का कटाक्ष उजागर हो जाता है। पंचायत चुनाव में वैद्य जी की नाइंसाफी, पंचायत चुनाव में वैद्य जी की नाइंसाफी से असंतुष्ट रुप्पन की मनोदशा का चित्रण करते हुए श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा कि पंचायत चुनाव में वैद्य जी की नाइंसाफी से असंतुष्ट रुप्पन की मनोदशा का चित्रण करते हुए श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है कि डैश करके उदाहरण में लिखेंगे नोटगामा के अंदर, रुप्पन के मन में वह बेचैनी पैदा हो गई थी, रुप्पन के मन में वह बेचैनी पैदा हो गई थी जिसकी वजह से आदमी विभीषण या सुभाष चंद्र बोस बनकर कुछ कर दिखाना चाहता है। रुप्पन के मन में वह बेचैनी पैदा हो गई थी जिसकी वजह से आदमी विभीषण या सुभाष चंद्र बोस बनकर कुछ कर दिखाना चाहता है और अंत में फांसी के तख्ते पर, जेल में या जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन के सन्यास में जाकर दम लेता है। अंत में फांसी के तख्ते पर, जेल में या जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन के सन्यास में जाकर दम लेता है। फुल स्टॉप, नोटगामा क्लोज कर देंगे। क्या कह रहे हैं शुक्ल जी इस माध्यम से कि जब पंचायत चुनाव में वैद्य जी की नाइंसाफी साफ साफ दिखाई पड़ती है तो एक राजनैतिक छलछद्म है। पंचायत चुनाव में अपने बाहुबल से अपने प्रत्याशियों को जितवाना हर आदमी जानता है कि हर जगह हो रहा है। तो इस तरह से अगर कोई इस बारे में सोचता भी है तो राजनीति उसे क्या कर देती है, या तो आप फांसी के तख्ते पर चले जाओगे या तो जेल में चले जाओगे, और या तो 2-3 उदाहरण दे रहा है, जयप्रकाश नारायण जी का दे रहा है श्रीलाल शुक्ल जी, और अच्युत पटवर्धन का दे रहा है कि फिर सन्यास में जाकर आदमी दम लेता है और फिर कहाँ जाए, क्योंकि राजनीति का जो दुष्चक्र और कुचक्र है इसमें आप बच नहीं सकते हैं बिना पिसे हुए। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, जिस दिन शनिचर ग्राम प्रधानी में अपनी विजय पताका फहराता है और यह विजय पताका नाइंसाफी के कदमों से चलकर आई थी और इस विजय पताका का आधार था वैद्य जी की नाइंसाफी और बेईमानी, और इस विजय पताका का आधार था वैद्य जी की नाइंसाफी और बेईमानी। इस संदर्भ में रंगनाथ क्या सोचता है स्वयं देखिए। इस संदर्भ में रंगनाथ क्या सोचता है स्वयं देखिए। डैश करके लिखेंगे, शनिचर की विजय के दिन उसने बहुत सोच डाला। इन्होंने कहा में लिखेंगे, ये सीधे उदाहरण है राग दरबारी से। शनिचर की विजय के दिन, शनिचर मतलब शनिचर एक पात्र है, शनिचर दिन नहीं है, शुक्रवार शनिचर, शुक्रवार और शनिचर ये नहीं, शनिचर एक पात्र है, मैंने बताया आपको, जो प्रधान बनता है। शनिचर की विजय के दिन उसने बहुत सोच डाला और उस दौरान उसे प्रदेश की राजधानियों में न जाने कितने वैद्य जी
और उस दौरान उसे प्रदेश की राजधानियों में न जाने कितने वैद्य जी और मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की कतार में, न जाने कितने वैद्य जी और मंत्रियों मुख्यमंत्रियों की कतार में न जाने कितने सनीचर घुसे हुए देख पड़े। न जाने कितने सनीचर घुसे हुए देख पड़े। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। यह श्रीलाल शुक्ल का देश की जनतांत्रिक प्रणाली पर एक गहरा कटाक्ष है। यह श्रीलाल शुक्ल की देश की जनतांत्रिक प्रणाली पर एक गहरा कटाक्ष है। आगे लिखेंगे, राजभवनों में आयोजित शपथ समारोहों की वास्तविकता पर गहरा कटाक्ष करते हुए श्रीलाल शुक्ल ने लिखा कि राजभवनों में आयोजित शपथ समारोहों की वास्तविकता पर गहरा कटाक्ष करते हुए श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है कि डैश करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, छोटे पहलवान ने निष्ठापूर्वक गोपनीयता की शपथ ली। ये सीधे उदाहरण राग दरबारी से है। छोटे पहलवान क्या करता है, शपथ लेता है, उसे एक पद दिया जाता है, उस पद के लिए वो शपथ लेता है। उस संदर्भ में ये व्यंग कहा जा रहा है। छोटे पहलवान कौन है? बद्री पहलवान का चेला और कुशहर प्रसाद का बेटा है, वैद्य जी का खास आदमी है। छोटे पहलवान ने निष्ठापूर्वक गोपनीयता की शपथ ली, पर वह शपथ गोपनीयता की उन सभी शपथों जैसी थी उन सभी शपथों जैसी थी जो राजभवनों में ली जाती है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और आगे लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, इस प्रकार लेखक ने सनीचर के रूप में विराजमान साक्षात प्रजातंत्र और वैद्य जी के लोकतंत्री हथकंडे को भारतीय राजनीति के छल छद्म का पर्याय बना दिया है। इस प्रकार लेखक ने सनीचर के रूप में विराजमान साक्षात प्रजातंत्र और वैद्य जी के लोकतंत्री हथकंडे को भारतीय राजनीति के छल छद्म का पर्याय बना दिया है। फुल स्टॉप कर देंगे और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा। इस क्वेश्चन के अगले पार्ट को हम अपनी दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। आप इंतजार करिए उस हमारी वीडियो का। फिलहाल आप इसको पढ़े लिखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इसके अगले पार्ट में हमारी आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।